Hello, my dear student and my friends. Good morning. How are you? I hope you are healthy and fit. Today topics फ्रांस की क्रांति, क्योंकि हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ाई कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रांस की इंट्रोडक्शन को समझें, ठीक है। और हम लोग फर्स्ट वीडियो में जो है तो फ्रांस के सामाजिक व्यवस्था के बारे में जाने थे, क्योंकि समाज को वहाँ 3 भागों में बांटा गया था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन लोग आ रहे थे? तो प्रथम स्टेट में पुजारी लोग यानी चर्च के पादरी लोग आ रहे थे, ठीक है। और सेकेंड स्टेट में कौन लोग आ रहे थे? तो कुलीन लोग आ रहे थे, ठीक है, राजा लोग। और थर्ड स्टेट में भी लोग बटे हुए थे, जिसमें बहुत सारे लोग आते थे, किसान, छोटे मोटे मजदूर, हर तरह के लोग थर्ड में आते थे। तो वहीं पे लगभग बोला जाता है, क्या बोलता है कि लगभग 60%, कितना 60% जमीन पर कुलीन और चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का कब्जा था। यानी कि पूरी जमीन के 100% में 60% जमीन चर्च, कुलीन वर्ग और तीसरे स्टेट के अमीर व्यक्तियों का कब्जा था। बाकी 40% जमीन पे जो है वो मजदूर और छोटे किसानों का कब्जा था, कह सकते हैं। समझिए ना, बोलता है क्या चीज, सो आपको ध्यान से, वहां पे एक टाइड होता था। टाइड के मतलब होता है कि तृतीय स्टेट यानी चर्च को जो है से तृतीय स्टेट के लोगों द्वारा चर्च को कर दिया जाता था, जिसको हम लोग धार्मिक कर भी बोल सकते हैं। धार्मिक कर को ही हम लोग टाइड बोलते हैं, समझ गए ना। धार्मिक कर जो तृतीय स्टेट के लोगों द्वारा दिया जाता था, टैक्स, उसी को बोला जाता था क्या? टाइड। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि टाइड क्या है। अगर इसी में बात करते हैं टाइड क्या है, तो ये भी जो है सिर्फ तृतीय स्टेट के लोगों द्वारा सरकार को दिया जाता था टैक्स। यानी कि राजा को जो टैक्स तृतीय स्टेट के लोगों द्वारा जो टैक्स दिया जाता था सरकार को, उसी को हम लोग बोलते थे टाइड, ठीक है। टाइड यानी धार्मिक कर और टाइड यानी राज्य कर, सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण क्या है। आर्थिक कारण क्यों उसका आया वहां पे और किस लिए आया वो समझते हैं। निर्वाह संकट, ठीक है। निर्वाह संकट क्या है वो जानते हैं। बोलता है फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण में आपका निर्वाह संकट आया। फिर जनसंख्या जो है 1715 में लगभग 2.3 करोड़ था। कितना? 1715 में 2.3 करोड़, जबकि यही 1789 आते आते 2.8 करोड़ हो गया। अब निर्वाह संकट, यानी कि निर्वाह संकट का अर्थ अब यहीं पे बदल जाता है। क्या 1715 में वहां के फ्रांस की जो है वो जनसंख्या कितना थी आपका? तो 2.3 करोड़, और 1789 में वही जनसंख्या बढ़ गई 2.8 करोड़। अगर हम इसको सिंपल भाषा में कहते हैं कि एक परिवार था जहां 4 लोग रहते थे, समझ गए ना, निर्वाह करते थे, अपने जीवन को गुजारा करते थे। उस परिवार का एक सदस्य, ठीक है, जो बाहर जाता था काम करने के लिए, और काम करके जो भी पैसा आमदनी आता था अपने घर को चला रहा था, निर्वाह कर रहा था। लेकिन अब क्या होता है, कुछ दिन बाद उसके घर में दोनों बेटों का शादी हो जाता है। एक माँ था और एक पिता, उनके 2 बेटे थे, ठीक है। दोनों बेटे के शादी होते हैं, तो वहां पे जो है अब खर्च बढ़ जाता है, रहने का स्थान भी चाहिए। वही 2 से अब उनके बाल बच्चे होते हैं। अब 6 से 10 परिवार हो जाते हैं। 10 परिवार के लिए अब उसी आमदनी में निर्वाह करना बहुत मुश्किल था, यानी कि निर्वाह संकट आ गया। इसलिए अब दोनों भाई काम करते थे और वो घर को निर्वाह करते थे, लेकिन बाल बच्चे हो गए तो दोनों भाई के बीच में आपसी संबंध बिगड़ने लगता है। अब दोनों भाई अलग हो जाते हैं।
अलग हो जाते हैं, यानी डिवाइडेड हो जाते हैं और वो अपनी अपनी फैमिली को चलाने लगते हैं। यानी कि आप सोचे 4 व्यक्ति से 10 व्यक्ति और उसी 10 से फिर 10, यानी जनसंख्या बढ़ रहा है और निर्वाह संकट बार बार आ रहा है। ऐसी स्थिति में वो अपने आप को निर्वाह कैसे करेंगे? जीविका संकट, वही जीविका संकट का अर्थ ये हुआ आपको जीवित रहने के लिए जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं जिनका उपयोग आपको चाहिए, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, ये 3 महत्वपूर्ण है जीवित रहने के लिए, आपको जीविका चलाने के लिए। अगर इन तीनों पे संकट आ गया तो उसी को बोलते हैं जीविका संकट। यानी कि जीने के लिए जो वस्तुओं की आवश्यकता है, अब वे वस्तुएं मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि जीविका संकट आ गया। अब यही बात होता है कि ये जीविका संकट कैसे आया, तो आपको हम बता दिए कि इसका बहुत से कारण हुए। जनसंख्या वृद्धि हुआ, और जनसंख्या वृद्धि हुआ वहां तक तो ठीक है। अब यहाँ पे जो चावल, अगर हम सिंपल भाषा में, 20 रुपये केजी बिक रहा था, अब वही चावल जो है से 40 रुपये केजी बिकने लगा, क्योंकि खरीदार बढ़ गई है। आपको एक उदाहरण देते हैं कोरोना काल का। कोरोना काल का अगर उदाहरण मैं आपको दे दूं तो कोरोना काल में अक्सर सब्जी किस तरह बिक रहा था, सो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि यहाँ पे सब्जी लेने वाले की संख्या 20 थी, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जी लेने वाले की संख्या 20 थी, तो इसमें से कुछ लोग अब सब्जी खाना बंद कर दिए क्योंकि उनकी इनकम बंद हो गया और सब्जी की रेट बढ़ गई। तो अब अगर यहाँ सब्जी लेने वाले की संख्या 20 केजी है और यहाँ पे पहले 20 केजी सब्जी 50 लोग लेते थे। कितने लोग? 50%, ठीक है। अब क्या है, उसी को 25% लेते हैं, 25%, तो इसका रेट क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन अगर इसी सब्जी को मांग बढ़ जाता है, 100% लेना चाहते हैं, तो इसी सब्जी का कीमत क्या होगा? बढ़ जाएगा। यहाँ भी 2.3 करोड़ जनसंख्या थी, अब 2.8 करोड़ है, और वहां की जो है आमदनी मतलब फसलें नहीं हो रही, क्योंकि वहां पे अकाल पड़ गया, दूसरी ओले पड़े जिससे फसल बर्बाद हो गए। और वहां पे आपको बता दें कि फसल बर्बाद हो गई, ओले पड़े, और कह सकते हैं कि अनाज की मांग बढ़ गई और अनाज पैदा ही नहीं हुआ। तो ऐसे स्थिति में अनाज की मांग बढ़ गई, अनाज पैदा ही नहीं हुआ, तो ऐसे स्थिति में जीविका संकट छाएगा ही। तो वहां पे जीविका संकट छा गया। क्यों छा गया 1789 में? क्योंकि वहां पे अनाज की कमी हो गई थी, समझ गए ना। और ओले पड़े और कह सकते हैं कि सुखाड़ हो गया, फसल नहीं हुए, जनसंख्या बढ़ गया, तो ऐसी स्थिति वहां पे पैदा हो गई। आगे हम बात करते हैं। चलिए, फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण क्या हुआ? आखिर राजनीतिक कारण क्यों भड़क उठे, क्यों लोग? तो इसका सबसे बड़ा जाता है मध्य वर्ग। मध्य वर्ग में कौन आते थे? मैंने पिछले वाला वीडियो में बताया था आपको, शिक्षक, वकील, लेखक, समाज विचार। इनको जो है इस बात से बड़ा ये दुखी थे कि लोगों को जन्म के अनुसार अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जन्म के अनुसार वहां के लोगों के अधिकार था कि ये राजा का बेटा है, इसलिए ये राज करेगा, ठीक है, और ये पादरी का बेटा है, इसलिए ये चर्च में पूजा कराएगा। ये जन्म से उनको अधिकार प्राप्त हैं। इस पे जो है मध्य वर्ग के लोगों ने अपना विरोध उत्पन्न किया, बोला कि हमें ये अधिकार से हमें नहीं चाहिए, बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान अधिकार चाहिए। और ये क्रांति बढ़ते चला गया। इस क्रांति में सब पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित लोग थे, जिससे ये क्रांति बहुत जल्दी डेवलप कर गया, यानी कि बोल सकते हैं कि बहुत जल्दी ये आगे बढ़ते चला गया। ये क्रांति आगे बढ़ा और बहुत सारे बदलाव किए। उन बदलाव का हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कहानी बताता हूं। लुईस 16वां। लुईस 16वां कौन था? तो बता दें, लुईस 16वां जो है पूर्वी राजवंश के राजकुमार थे, जिनका जन्म 23 अगस्त
1754 में वेरासालियस फ्रांस में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है 21 जनवरी 1793 पेरिस यानी फ्रांस में हुआ था। इनको राजद्रोह यानी कि देश द्रोह के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी गई थी और 21 जनवरी 1793 को इनको फांसी दे दिया गया था। अगर हम बात करते हैं 1774 में फ्रांस के राजगद्दी पर ये आसीन हुए थे। कब ये फ्रांस के राजगद्दी पर बैठे थे? तो 1774 ईस्वी में। उनका विवाह जो है ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। किनसे हुआ था? तो राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। अगर हम बात करते हैं, और ये मात्र 20 साल की उम्र में ही फ्रांस के राजगद्दी पर आसीन हुए। अब जब ये राजा बने तो वहां पे काफी ज्यादा जो है राजकोष खाली था, जिसके वजह से अपने शान और शौकत को बनाए रखने के लिए ये महाशय जी जो है से अपने आसपास के पड़ोसी देशों से काफी ज्यादा जो है वो हम पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताए भी थे कि कर्ज ले लेते हैं। इतना कर्ज ले लेते हैं अपने शौकत को बनाने के लिए कि जनता के ऊपर ये दबाव देने लगते हैं और जनता से जो है टैक्स वसूल करने लगते हैं बहुत अधिक मात्रा में हर चीज में। ठीक है, तो हम लोग ये छोटा सा टॉपिक्स आज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आपको एक चीज और याद दिला देता हूं कि इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई एक सब्जेक्ट का डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इंग्लिश, मैथ, ग्रामर, साइंस सभी सब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का नेक्स्ट का टॉपिक्स को लेकर। ठीक है, फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।